हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है रोज़ की तरह अच्छे होंगे। आज हम लोग थर्ड चैप्टर कर रहे हैं 7th क्लास का। ठीक है, तो उसमें जो दिल्ली है वो कैसे इवॉल्व हो रही है, मतलब दिल्ली कैसे सेंटर बन रही है धीरे धीरे, और लास्ट में जाके पूरे वर्ल्ड का एक हब बन जाता है दिल्ली में। तो वो इनिशियल फेज डिस्कस कर रहा है थर्ड चैप्टर। ठीक है, कि कैसे कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है। देखो दिल्ली 12th सेंचुरी एडी से पहले कोई बहुत ख़ास शहर नहीं था और बहुत कुछ डेवलपमेंट भी नहीं था ख़ास। ये 12th सेंचुरी में कुछ हाईलाइट होना शुरू हुआ है। कैसे हुआ? दो डायनेस्टी, एक चौहान जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था ना, और तोमर, दोनों क्षत्रिय हैं और दोनों लड़ रहे हैं आपस में और दिल्ली पे कब्जा करने के लिए या उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तो था नहीं उस टाइम ये एरिया, तो हम सिर्फ दिल्ली नहीं कह सकते, उसके इर्द गिर्द का एरिया भी कह सकते हैं। तो चौहानों ने तोमर लोगों को हरा दिया और 12th सेंचुरी में उनका कब्जा है, ऐसे हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब इसी बीच 12th सेंचुरी के तुरंत बाद 13th सेंचुरी में बदलाव तेज़ी से शुरू हो रहे हैं। उसमें एक इन्फॉर्मेशन आप ये यहाँ भी ध्यान रखना कि 12th सेंचुरी के जो सिक्के पाए गए हैं ना दिल्ली और उसके आसपास, मतलब वहाँ जो रूलिंग क्लास रहा होगा, शासक वर्ग, वो जो सिक्के चलाते थे उसको दहली वाल कहा गया है। ठीक है, ये टर्म याद रखना आप कि दहली वाल सिक्के कहाँ चलते थे? दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में। ठीक है, अब आप 13th सेंचुरी पे आओ। 13th सेंचुरी सल्तनत पीरियड शुरू हो रहा है। ठीक है, इससे और इसके बाद जब तक बाबर ने होल्ड नहीं किया अपना दिल्ली पे तब तक, तो सल्तनत जो बन रही है, इसका फॉर्मेशन है, वो एक दिन की तो घटना है नहीं। उसमें बहुत सारी डायनेस्टीज हैं, वंश हैं, जिन्होंने उसको दिल्ली को एक एम्पायर के तौर पे खड़ा किया है बहुत बड़ा। ठीक है, तो वो टोटल 5 डायनेस्टीज थी, 5 वंश। कौन कौन से थे? इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना आप। सबसे पहले कौन आया तो वो भी आपको ध्यान रखना है, तुर्क, और इनको हम गुलाम डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, और इनके बाद फिर कौन आए? खिलजी। फिर कौन आए? तुगलक। फिर उसी बीच थोड़े से टाइम के लिए 2 सैयद ब्रदर्स हैं, उसमें खिज्र खान के हाथ में ही होल्ड रहा है ज़्यादातर। और फिर लास्ट में कौन आया है? लोदी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, तुर्क, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ठीक है, अब इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा है कि सल्तनत पीरियड में सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल किस सुल्तान ने किया है। ठीक है, तो देखो 2 सुल्तान हैं यहाँ पे। एक तो बहलोल लोदी है, इसने 38 ईयर तक रूल किया है, और एक फिरोज शाह तुगलक है, इसने 37 तक किया है। ठीक है, तो अगर वो पूरे पीरियड को पूछ रहा है सल्तनत वाले को, तो आपको बहलोल लोदी को टिक करना है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। और अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिरोज शाह तुगलक होगा। अब हम बात कर रहे हैं एक एक डायनेस्टी पे। तुर्क, इनको चगताई तुर्क भी कहते हैं। ठीक है, गुलाम डायनेस्टी है ये। जब यहाँ से मोहम्मद गौरी अपना सिपह सालार, यानी कि आर्मी लीडर कह सकते हो आप, किसको छोड़ के गया है गुलाम के तौर पे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो तुर्क जो या गुलाम डायनेस्टी है, गुलाम वंश है, वो 1206 से 1290, 1206 से 1290 तक इनका रूल रहा है दिल्ली पे। ठीक है, अच्छा एक बात और भी आप ध्यान रखना, दिल्ली जो है ना, ये भले ही इनके हाथ में, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपने होल्ड में लिया, उसके बाद तो ये बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा खास कर नहीं पाए थे, क्योंकि डेवलपमेंट एकदम तो होता नहीं है ना, बहुत टाइम लगता है। चारों तरफ खेती बाड़ी, फिर उसका लगान आना, फिर उससे आर्मी खड़ी करना, ऐसे बहुत सारे अटैक भी हो रहे हैं उस टाइम। ठीक है, तो इसी पीरियड में बहुत सारे अटैक भी हुए हैं मंगोल्स वगैरह के, तो वो भी दिमाग में रखना है आपको। और खिलजी में, तुगलक पीरियड में भी बहुत सारे अटैक हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, वो भी आप ध्यान रखना,
अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। और हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक का भी है कि उसने बहुत सारे मंगोल्स को डिफीट किया था, खैर वो बाद में आते हैं हम लोग। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पीरियड 1206 से 1210, इनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी है, जैसे इन्होंने क्या बनाया है ना, जैसे कुतुब मीनार ये वगैरह सब बातें आती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ डायनेस्टी को ले लें, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया है, ये इनके दामाद हैं और ये इनकी बेटी है। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और रज़िया इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। उसके जितने बेटे थे वो नाकारा टाइप रहे होंगे, तो बेटी को ही रूल दिया था। फिर बलबन है। अच्छा, अब ये पूछ सकता है कि तुर्क डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक रूल किसने किया है, तो देखो ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा लंबा टाइम किसका है, बलबन का। और बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से रूल चलाने के लिए ये जाना जाता है बलबन, ठीक। इसके बाद हम बात कर रहे हैं खिलजी डायनेस्टी की। 1290 से 1320 के बीच इन्होंने रूल किया है। दो किंग बहुत इंपॉर्टेंट, जलालुद्दीन खिलजी फिर अलाउद्दीन खिलजी। ये सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये मार्केट में रिफॉर्म्स कैसे लाना है, मतलब मार्केट को कंट्रोल कैसे करना है, गरीबों को कुछ आपको देना है कम रेट पे और टैक्स ज़्यादा लगाना है, जो बाट वगैरह होते हैं सामान तोलने के लिए, वो बहुत कुछ इसने मार्केट रिफॉर्म्स किए हैं, इसके लिए जाना भी जाता है। और फिर तुगलक डायनेस्टी है, गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू की है और ये मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि कौन सा तुगलक सुल्तान सबसे लंबे टाइम तक रहा है, तो आप ध्यान रखना फिरोज शाह तुगलक 37 ईयर के आसपास, ठीक। और बहुत सारी और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, टाइम आएगा तो डिस्कस करेंगे। सैयद वंश 1414 से 1451। अब देखो इसमें ना कुछ गैप भी आएगा, जैसे ये 88 तक रहा है फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद मतलब 1414 में आपको एक और दिख रहा है बंदा, तो ये बीच का जो गैप है ना, तो इनके बच्चे नाकारा रहे या युद्ध चलता रहा, कोई आ नहीं पाया होल्ड पे, है ना, तो ये डिस्टर्बेंस बहुत बड़ी बड़ी रही हैं। जैसे किसी देश में अगर कोई सत्ता नहीं है तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा डिस्टर्बेंस उस देश में आएगा, तो वही ये सब चल रहा है यहाँ पे। और लास्ट में कौन आए हैं, लोदी, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लास्ट सुल्तान था दिल्ली का, इसको किसने हराया था, बाबर ने, ठीक है। और लोदी डायनेस्टी में और भी राजा हैं, लेकिन यहाँ हम इतनी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं। ये ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक कौन सा सुल्तान रहा है, बहलोल लोदी 38 ईयर्स, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आगे जोड़ रहे हैं इसमें। हाँ देखो अभी हम 13 सेंचुरी से आ रहे हैं, क्योंकि हमने वहीं से शुरू किया था ना कि सुल्तान कौन कौन से डायनेस्टी के आए। तो 13th सेंचुरी में बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इंडिया के बारे में लिखा है ना, वो उनमें से कुछ फ़क्र मुदब्बिर एक हिस्टोरियन, एक मिनाजुस सिराज। मिनाजुस सिराज ने उस टाइम सोसाइटी में विमेन को लेके क्या थिंकिंग थी लोगों की, उसको बहुत अच्छे से मेंशन किया है, क्योंकि वो खुद उसी पुरुषवादी मानसिकता का शिकार था। देखो क्या लिखा है उसने, रज़िया सुल्तान को लिखा है कि ये दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी है, तो ये अगेंस्ट द रिलीजन है और ये आदमी लोगों पे लानत है, इस टाइप की बातें उसने मेंशन की हैं। तो इसके इस लिखे जाने से ही पता चल रहा है कि औरतें बहुत कोशिश भी कर लेती उस टाइम, तो तब भी वो एक तरीके से प्रॉपर्टी बनी हुई मानी गई हैं, है ना, पुरुष की। तो वही ये कहना चाह रहा है। अच्छा, इसके बदले में वीमेन देखो कैसे रिएक्ट कर रही हैं। रज़िया को उसके फादर ने डिक्लेयर किया कि साहब ये सुल्तान बनेगी, ठीक है, लड़कों को नहीं बनाया। तो वो भी सोसाइटी और अपने जो दरबारी हैं, ज़्यादातर आदमी ही होंगे उसमें, तो उनकी थिंकिंग को ज़्यादा भड़कने का मौका ना दे, उसके खिलाफ बगावत ना करे। हालांकि इसके खिलाफ बहुत बगावत हुई है और इसके जो अमीर वगैरह थे उन्होंने ही इसको मरवा भी दिया था। तो ये क्लेम कर रही है अपने कॉइन्स पे, सिक्के जो इसने बनवाए हैं उस पर लिख रही है
मैं रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हूँ, यानी कि उस टाइम ये शो कर रहा है कि औरतों का कोई इंडिविजुअल वजूद नहीं दिख रहा है ना। या तो वो फादर के साथ नाम जोड़ रही हैं या हस्बैंड के साथ, इस टाइप का। तो कैसी टफ कंडीशन रही होंगी औरतों के लिए उस टाइम, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल साउथ इंडिया में भी हैं और कश्मीर में भी हैं, वो मेंशन कर रहा है इसी चैप्टर में। कश्मीर में एक रानी दिद्दा करके हैं, ये दीदी के लिए ही रेफरेंस है, इनको दीदी भी कहा गया है, ठीक है। तो ये भी अपने आप को, अपने जो फादर हैं, हस्बैंड हैं, उनका भी कहीं ना कहीं रेफरेंस इन्होंने मेंशन किया है, ताकि लोग रिवोल्ट ना करें, दरबारी रिवोल्ट ना करें। ऐसी काकतीय डायनेस्टी है एक, वारंगल में थी। वारंगल मतलब आज जो तेलंगाना है उसका एरिया। इसमें एक रानी रुद्रम्मा देवी थी। ये लेडी 1262 से 1289 तक रूल कर रही है वहाँ पे। और इसकी भी देखो, मैं बता रहा हूँ ना कि मेंटेलिटी क्या है, सब जगह लगभग दिख रहा है। कितने भी बड़े पद पे हैं तो भी उसको क्या मजबूरन लिखवाना पड़ रहा है, अपना नाम मेल के तौर पे लिखवाना पड़ रहा है। ऐसी सोच रही होगी उस टाइम। तो जितने भी रानी रुद्रम्मा देवी के टाइम के रिकॉर्ड हैं उनके दरबार के, उसमें अपने आप को मेल डिक्लेयर किया है, वीमेन के तौर पे शो नहीं किया है। ये मेंटेलिटी उसकी शो हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, तो देखो इसमें 13th सेंचुरी में और क्या क्या बदलाव हुए हैं या किए जा रहे हैं दिल्ली को फ्लॉरिश करने के लिए। तो 13th सेंचुरी के आसपास जो सल्तनत की बुनियाद रखी जा रही है, उसमें जो सुल्तान है उसको अपने सैनिकों को खिलाने के लिए घोड़े वगैरह जो सब आप सिस्टम बना रहे हो ना, उसको, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको रसद, पानी, ये सब चाहिए ना। तो इसके लिए शुरू के जो सुल्तान हैं 13th सेंचुरी के शुरू में, इन लोगों ने ट्रेड की है, व्यापार में अपने लोगों को लगाया ताकि पैसा आए, लूट मार भी करते थे और टैक्स भी लगाते थे उसके इर्द गिर्द। जहाँ आज कुतुब मीनार है उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है, ये वहीं से धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ है, ध्यान रखना आप इस बात का, ठीक है। तो ये 3 काम करके ये अपना रसद पानी का काम चलाते थे। ध्यान रखना कैसे दिल्ली जो एक जंगल टाइप है, कुछ नहीं है, वो कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उसी में एक बात और आप ध्यान रखेंगे, जो सल्तनत है वो सल्तनत कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज हुई है। मतलब जैसे इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, रजिया सुल्तान है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको ना इस्टाब्लिश वो लोग नहीं कर पाए। रूल जरूर कर रहे थे लेकिन सब कुछ सिस्टमेटिक हो, ऑन रिकॉर्ड हो, इसी को कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनी इंस्टीट्यूट या सिस्टम। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन या संस्थागत रूप देना, हिंदी में हम उसको ये कह सकते हैं, मैं लिख भी दे रहा हूँ, यानी कि सल्तनत को संस्थागत रूप दिया गया। तो किसने दिया वो आप ध्यान रखेंगे, बलबन ने, और बहुत टफ तरीके से रूलिंग की है। तब उसने सारा सिस्टम दिल्ली का ऐसे इस्टाब्लिश कर दिया एकदम फर्स्ट क्लास, सब कुछ स्मूथली रन करने लगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसी पे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि दिल्ली का एक्सटेंशन, यानी कि दिल्ली का कुतुब मीनार वाला जो एरिया है और उसके इर्द गिर्द दिल्ली को किसने फैलाया है। तो 2 लोगों का अहम रोल है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का। इन 2 लोगों को काफ़ी टाइम भी मिला था इनको अपने आप को फैलाने का और फ्लॉरिश करने का। इनके बारे में अभी आगे आएगा कि मंगोल्स वगैरह से बहुत अटैक को बचाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी आर्मी खड़ी की हैं। तो वो यही इसीलिए कहा जाता है कि एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों ने किया है। अच्छा, इसमें एक टर्म आया है गैरिसन शहर। ये गैरिसन शहर क्या होता है, ऐसा किलाबंद यानी कि फोर्ट आपने बना दिया चारों तरफ से, उसमें सुल्तान की आर्मी रह रही है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के पर्पज से जो शहर बसाए जाते थे ताकि आर्मी को अचानक कोई मार ना दे, हमला ना कर दे, तो उन्हीं को गैरिसन शहर कहते थे, ठीक है, ध्यान रखना आप। अच्छा, इन गैरिसन शहर के अलावा कुछ इंटरनल शहर जो पुराने रहे होंगे गांव टाइप के,
उनको भीतरी प्रदेश कहते हैं, कह सकते हैं। ये कहाँ कहाँ होते थे? ये ज़्यादातर ऐसे शहर और बंदरगाह के आसपास का एरिया होता था जहाँ लोग छोटे मोटे बाजार टाइप और सामान को नाव से, जहाज़ से, इस टाइप का बेचने खरीदने के लिए उसके आसपास छोटे छोटे हब बन जाते थे। तो ये वही भीतरी प्रदेश कहलाते थे। अच्छा, सुल्तानों ने या उनकी आर्मी ने भीतरी प्रदेश यानी कि इन बंदरगाह पोर्ट के आसपास का जो एरिया है या शहर जो गांव टाइप हैं पहले के बसे हुए, वहाँ जो कारोबार चल रहा है उन पे अटैक भी किया है कभी कभी। क्यों किया है, उसका रीज़न क्या है? ताकि यहाँ अटैक हम कर रहे हैं तो यहाँ अटैक करने का मतलब है कि हम अपने गैरिसन शहर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पे आप चारों तरफ अपना खौफ पैदा कर रहे हो कि यहाँ हम हैं, कोई इधर से गड़बड़ ना हो, है ना। तो ये एक मकसद था। दूसरा, गैरिसन शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका एक तरीका और भी था। उन लोगों ने जो आज गंगा है और यमुना है, इन दोनों के बीच का और थोड़ा दाएं बाएं का एरिया, पहले ये पूरा कभी जंगल रहा होगा, भयंकर वाला जंगल, है ना। जैसे आज आप कुछ एरिया अभी भी देखते हो, जो तराई वाला रीजन है ये पूरा जंगल ही है। तो इस एरिया में जो जंगल है, इन लोगों ने क्या प्लान बनाया कि जब तक खेती नहीं होगी तब तक लगान नहीं आएगा, रसद पानी नहीं मिलेगा। तो इन्होंने वो जंगल सब साफ करवाने शुरू किए। दिल्ली और उसके गंगा यमुना के बीच का जो एरिया है, सबसे ज़्यादा डेवलप यही एरिया हुआ है ना। तो उसके लिए कोई 1-2 साल, 100 साल, 200 साल नहीं कर सकते इतना काम, वो कई सौ साल का काम है। तो ये एरिया इन्होंने साफ किया और दो काम किए। एक तो खेती के लिए ज़मीन साफ की, दूसरा जहाँ इनको लगा कि यहाँ रेवेन्यू अच्छा आएगा वहाँ अपना किला भी बनाया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ इंपॉर्टेंट थे। अभी आगे चल रहे हैं। देखो, हम डिस्कस कर रहे थे ना कि जो जहाँ कुतुब मीनार है आज, ये एक्चुअल में पुराना शहर था। इधर आबादी पहले, मतलब दिल्ली में जो आबादी थी कायदे में, वो वहीं पे ज़्यादा थी, बाकी इधर उधर बहुत ज़्यादा नहीं था। तो इस एरिया को दहली एक कोहना नाम दिया गया है। जो आज पुराना शहर जिसको कह रहे हो, वो दहली एक कोहना, एक मस्जिद, प्लेस के तौर पे उसको इंडिकेट किया गया है। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो है, ठीक, वो इसी जगह पे है, दहली कोहना में। और यहीं पे क्या है, दहली कोहना में कुतुब मीनार भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी में देखो कुतुब मीनार है, और कुतुब मीनार को बनाने में किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन है वो भी ध्यान रखना है आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, 3 लोगों ने, इन तीनों ने इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा है। इसने कुछ इमारतें बनाई, उसके ऊपर की मंजिल बनाई है, इसने रिपेयरिंग वगैरह कराई है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो शुरू के सुल्तान थे, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक या उसके 1-2 बाद तक, वो लोग ज़्यादातर गुलामों को ही किसी एरिया का सूबेदार अपॉइंट करते थे। क्यों होता था ऐसे? क्योंकि गुलाम पे आप भरोसा करोगे, भाई मैं इसे ख़रीद के लाया था तो ये मेरी ही बात मानेगा, है ना, बगावत नहीं करेगा। क्योंकि ज़्यादातर वो खुद नहीं पता होता था उस गुलाम को कि मैं हूँ कौन, है ना। तो वो अपना सब कुछ किसे मान लेता था, अपने ख़रीदार को, अपने मालिक को। तो इसीलिए शुरू में उन्होंने ऐसा किया था। और गुलामों को क्या कहा जाता था, वो टर्म है फ़ारसी लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में, बंदगाह। ठीक है, ध्यान रखना, बंदगाह किसको कहा जाता था? गुलामों को। बेगमपुरी मस्जिद है, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। और कहाँ बनाई है? जहाँपनाह में। जहाँपनाह दिल्ली की नई कैपिटल बनी है। पहले जो उधर का एरिया था, मैंने इधर डिस्कस किया था ना, वो छोड़ दो, अब नए में आओ। तो ये जो नया एरिया इन्होंने बनाया है, वो उसको जहाँपनाह नाम दिया। ये नई राजधानी थी। और एक मोठ की मस्जिद भी है वहाँ पे, उसको सिकंदर लोदी ने बनाया। ठीक है। अच्छा, ये सुल्तान जो होते थे, वो कोई एरिया है
उस पर उनका कब्जा हुआ सपोज करो, तो उसको इलाके के तौर पे इक्ता नाम दिया जाता था, इक्ता, ठीक है। और इस इक्ता में एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था जिसको इक्तादार और मुक्ति कहते थे, ठीक है। तो इन लोगों का काम अलग अलग थोड़ा बटा हुआ होता था। हम अच्छा ये समझ गए ना आप इक्ता किसको कहते हैं? एक एरिया, जैसे आज मान लो हमने हरियाणा है, ये तो पूरा स्टेट हो गया। उस टाइम छोटी छोटी जगह होती थी, तो उसी को आप स्टेट कह लो, है ना। जहाँ से रेवेन्यू आ जाए, जैसे बदायूं, रामपुर, इस टाइप के। तो जो मुक्ति अपॉइंट होता था, ये इक्ता उसको दिया तो जाता था, मतलब ये एरिया आपका है, यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें भेजो। लेकिन अगर आपने कोई गलती की तो वो इक्ता आपके हाथ से निकल जाएगा, यानी कि ये ट्रांसफरेबल था, ठीक। अब इसको मुक्ति को या इक्तादार को जो इक्ता दिया गया है, इसको देने के दो रीजन होते थे। एक, अच्छा ये ज़्यादातर कौन लोग होते थे? जो सुल्तान के आर्मी जब मार्च करती थी, कहीं जाती थी अभियान पे, तो उसमें जो अपनी छोटी छोटी बटालियन के हेड होते होंगे, उसको आप बदले में सैलरी नहीं दे रहे हो तो उसके बदले कुछ तो दोगे, तो एरिया बांट देते थे कि भाई इस एरिया का लगान आप रखोगे, इतना हमें दोगे, इस टाइप का, ठीक है। अच्छा इनका काम क्या होता था? जो इक्तेदार होते थे या मुक्ति होते थे, दो काम थे। एक, जो गांव शहर इक्ता के तौर पे उनको दिया गया है, वहाँ वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, मतलब पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशल सिस्टम, ये सब आप मेंटेन करोगे, देखोगे। उसके अलावा आपको क्या करना है? लीडरशिप करनी है जब भी आर्मी कहीं जाएगी अटैक करने, ठीक है। ये दो काम होते थे इन लोगों के, ये ध्यान रखना। अच्छा और एक बात, सल्तनत पीरियड में एक वर्ड है कलाल। ये कलाल किसको कहते हैं? जो शराब बेचता था या बनाता था, उनके लिए ये टर्म यूज हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। हाँ तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, देखो उसी में हम आगे चल रहे थे ना, टर्म्स हम देख रहे थे। तो खराज एक टर्म होती है, ये एग्रीकल्चर पे, खेती बाड़ी पे जो टैक्स लगता था उसको खराज कहते थे। और ये उस टाइम 50% हुआ करता था, यानी कि आधा किसान रखेगा, आधा राजा के अकाउंट में जाएगा। अच्छा मंगोल अटैक्स ज़्यादातर मैंने बताया नहीं, इन्हीं दो के टाइम पे हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। और इन्होंने लास्टली मंगोलों की कमर ही तोड़ दी थी, है ना। अब इसमें कई तरीके हैं, देखना ध्यान से सुनना टर्म्स क्या है। उससे पहले देखो चंगेज खान जो पूरी दुनिया फतेह कर चुका था, और इसका खौफ इतना ख़तरनाक था। देखो इनका खौफ था, हम मंगोल दिमाग में आते ही एक बहुत वहसी किस्म के लोगों को दिमाग में रखते हैं, ऐसा नहीं है। कोई अगर दुनिया जीत रहा है, जहाँ जा रहा है वहाँ जीत हासिल कर रहा है, तो उसकी स्ट्रैटेजी कितनी शानदार होगी, है ना। और सामने वाले उसके सामने कमज़ोर पड़ रहे होंगे, तो इनकी स्ट्रैटेजी बहुत शानदार होती थी, और ये बहुत यूनाइट होके काम करते थे, अटैक करते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 1162 से 1227 के बीच इसका पीरियड है चंगेज खान का, ठीक है। अब इसी के आसपास ये लोग भी हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह वगैरह। अच्छा इसके बाद इसके जो वारिस हुए हैं, बच्चे वगैरह, उनमें मंगोल का एरिया बांट दिया गया था, कई उधर की परंपरा रही है बांटने की, तो उन्होंने और भी भयंकर तरीके से अटैक वगैरह किए हैं। अच्छा यहाँ ध्यान ये रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से डिफेंस के लिए, यानी कि अपना बचाव कर रहा है, वो इतना ज़बरदस्त अटैक हो रहा है कि डिफेंस करने के लिए वो आर्मी खड़ी कर रहा है, ठीक। एक बात। दूसरी, यही बात जब आप मोहम्मद बिन तुगलक पे देखोगे तो उसने डिफेंस के लिए आर्मी खड़ी नहीं की है उसका, क्योंकि देखो खिलजी के बाद तुगलक आए हैं, तो जाहिर सी बात है खिलजी जब दिल्ली छोड़ के गए हैं तो काफ़ी प्रॉस्पेरस हो चुकी होगी, है ना, और सिस्टम भी बन चुका होगा, इसके पास पावर अब ज़्यादा है। तो ये सिर्फ मंगोलों से बचाव नहीं कर रहा है, अब ये प्लान बना रहा है उनको पे अटैक करने की, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, वो वाली दिमाग में बात है इसके। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक प्लान बनाया था
कि मंगोलों पे अटैक करना है जाके, तो इसलिए उसने आर्मी बड़े लेवल पे खड़ी की है और उसका इसको खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना भी पड़ा है। हालांकि उसका कोई एक फैक्टर नहीं था, किसी किसी की बदकिस्मती भी होती है। तो दोनों बातें ध्यान रखना है, इसने क्यों की खड़ी, आर्मी बहुत बड़े लेवल पे डिफेंस करना है, और इसने अटैक करने के लिए खड़ी की है। दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे 1299 और 1300 यानी कि इन 2 साल में अटैक हुए मंगोलों के, और फिर 1 साल का गैप आया है, 1-2 साल का, 1302 और 1303 में मंगोलों ने बहुत ज़बरदस्त अटैक किए हैं। और इसने अपने आप को, आर्मी को सेफ और सिक्योर करने के लिए, ताकि अगला अटैक किया जा सके, बचाव किया जा सके, जो सीरी है दिल्ली में, उस सीरी गैरिसन को बनवाया है आर्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आप लोग शायद गए भी हो गए यहाँ पे, जो अगर दिल्ली गए। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक पे अब आप आओ। इसकी योजना प्लान क्या था कि मंगोलों पे कहाँ अटैक करना है, तो जो आज उज्बेकिस्तान है और उसके इर्द गिर्द का एरिया, क्योंकि उस टाइम ये ऐसी बाउंड्री तो थी नहीं, है ना, लोगों को कोई मतलब ही नहीं होता था देश क्या होता है, नेशनलिज्म, राष्ट्र, ये सब कुछ नहीं। वो अपना 4-10-20 लोग हैं कहीं, वही सुकून से खा लें, जी लें और नेचुरल डेथ से मर जाएं, ये बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, तो ये ट्रांसऑक्सियाना कहलाता है, उसको तुरान भी कहते हैं पर्शियन में। तो ये उस जगह का एरिया है। तो इसका प्लान ये था कि यहाँ घुस के अटैक करना है, इसलिए आर्मी खड़ी कर रहा है। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती ने इसका बड़ा ख़राब हाल कर दिया, क्योंकि एक तो इसने कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी नीचे, और भी बहुत सारी चीज़ें, दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल ट्रांसफ़र करना, और कई साल सूखा पड़ना, इस टाइप के इसके कई सारे डिसीजन ऐसे थे जो गलत थे। अब गलत थे या इसका प्लान अच्छा था, प्लान अच्छा था लेकिन वो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला। खैर, जो भी है। अच्छा, इसने मंगोलों को खूब अच्छे से हराया भी है, और इसने एक बड़ा अच्छी स्ट्रेटजी बनाई थी, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, पुराना शहर दहली कोहना, इसमें जो आबादी थी उसको वहाँ से हटा दिया, क्योंकि वो अटैक के लिए बड़ा फ्रेजाइल हो जाती, मारकाट मचती। इसने वो एरिया खाली करा के उन लोगों को दौलताबाद भेज दिया कि आप लोग ये एरिया खाली करो, आप लोग माइग्रेट करो, ठीक, उधर सुकून से जियो जाके, और इधर आर्मी अब मोर्चा संभालेगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखना जो इम्पॉर्टेंट हैं, और जहाँ जहाँ जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस की, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री के बाद हम लोग जो मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटी, हम लोग उस पर बहुत इन डेप्थ तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा जो अभी का प्लान है वो बता रहा हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। कि मतलब यूपीएससी आईएएस तक का कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। तो अभी तक तो क्लासेस वगैरह में बहुत डीप हम नहीं गए हैं, घंटे लिमिटेड होते हैं, तो यहाँ हमारे पास घंटे अपने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक एक पॉइंट को जब उठाएंगे ना, तो बहुत बड़े लेवल पे अंदर लेके चलेंगे। ठीक है, पहले ये हिस्ट्री वाला कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी कुछ बुक्स बची हुई हैं एनसीईआरटी की। ठीक है, मिलते हैं।